हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 2020-21 का जो पेपर था, 21 में जो हुआ था, दिसंबर और जून का मिला के 21 में पेपर हुआ था ये। तो इसके हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और पॉलिटिकल साइंस के। और हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए था। पार्ट 2 है ये, इसमें 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 पे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और जरूर सारे क्वेश्चन देखें, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो 2022 का था पेपर वो तो उसका मिला नहीं है, अभी 21 का ये आप लेके चलिए, इससे जस्ट पहले का पेपर। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भू सीमा समझौता, ताशकंद समझौता, मास्को टेक्स्ट बैन ट्रीटी, भारत रूस मैत्री संधि। 51 क्वेश्चन। तो मास्को ट्रेड बैन ट्रीटी ये है 1965। ठीक है। और ताशकंद समझौता ये है, ताशकंद समझौता नहीं सॉरी, ताशकंद समझौता है 1965। ठीक है, 1965 है। और ये है 1963। ठीक है, 1963। ठीक है। और भारत रूस मैत्री संधि 1971। और भू सीमा समझौता जो है ये है 1974। ठीक है, इस तरीके से। तो इनका जब हम देखेंगे, क्रम वाइज व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी ए आएगा विकल्प, और ए इसी में है तो राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले नहीं, ये तो है 1974 में, 1965, और ये है 1963। नहीं, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। सी आएगा। सी है 1963, फिर बी है 1965, फिर उसके बाद है डी 71, फिर 74। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम एमटीसीआर, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी, या वसिनार अरेंजमेंट। 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है। कैथरीन मैकिनन, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। दूसरी है सुजैन मुलर, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ठीक है। और उसके बाद है सी है इसका। ठीक है, सी है एस फाइसर्टिन, टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, बेल हुक, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। ठीक है, तो कैथरीन मैकटेन की हो जाएगी टुवर्ड्स, ये थर्ड है। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। और सुजैन मोलर ऑफिन जो सेकंड है उसका हो जाएगा जस्टिन, जेंडर एंड ये फोर्थ हो जाएगा, यानी फैमिली। उसके बाद है एस फाइसेटिन, एस फाइसेटिन का हो जाएगा द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा ये? बी वाला सेकंड। ठीक है, और बेल हुक का हो जाएगा फेमिनिज्म एंड इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। बी है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दे सकते हैं। और सी है, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। और डी है, अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। 54 का राइट ऑप्शन बी है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं।
ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55 पे। 55 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी और नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। सेकंड है, यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका कथन फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं? अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है, और उसके बाद है सी, देखते हैं क्या है, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद। राइट ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, पूछा है ना, दर्शन का भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित जो है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा 56 का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध परवर्णी शब्द। ठीक है, पोस्ट कार्ब किसका बताया हुआ है? ठीक है, फ्रेडरिक टेलर, गुलिक और यूर्विक, हेनरी थियोल, मैरी पी फॉलेट। और 57 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मैंने पहले भी पढ़ाया ये गूथर, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है। और ये है गुलिक और यूर्विक ने। और पोस्ट कार्ब जो है ये हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे इसे। ठीक है, पोस्ट कार्ब। ठीक है, पोस्ट कार्ब और की शुरुआत की थी, और यह एक पोस्ट कार्ब एक संक्षिप्त इसका शब्द है जिसका अर्थ होता है, जैसे इसका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से सारे शब्द हैं। और इसका मतलब है योजना बनाना, आयोजित करना, स्टाफिंग, निर्देशन और समन्वय करना। बाकी इसके सारे वर्ड के मीनिंग मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनानी है इसकी, और मैं इसको एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके जैसे नाम किस तरीके से है मैं जरूर रिसीव करा दूंगी, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज मतलब प्लानिंग का मतलब कि जैसे योजना बनाना, और उसके बाद आयोजित करना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ठीक है, निर्देशन करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं सारे वर्ड के। तो इसे मैं थोड़ा सा छोटी शॉर्ट वीडियो बना के इसे मैं कंप्लीट करा दूंगी सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और सूची फर्स्ट और सेकंड ये है ब्यूरोक्रेटिक, फ्रांज फेनिन, कल्चरल रिवोल्यूशन, प्लेटो, अपार्थिट, माओ जिदांग, एली एलिगरी ऑफ केप्स, हना अरेंड। और 58 का जो हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक, हन्ना अरेंड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कल्चरल रिवोल्यूशन, माओ जिदांग हो जाएगा, ये ऐसे और ऐसे। और अपार्थिक, अपार्थिक जो है वो फ्रांज हिमन, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और इलनगिरी ए प्लेट हो जाएगा ऑफ केप्स। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बुकें हैं, सब जरूर ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लें, बल्कि क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जरूर कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से ध्यान से सारे क्वेश्चन देखें। और निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक जो है स्वतंत्रता को वरीयता दी। और डी है तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 59 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है भारत की प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी, ठीक है, प्रवासी जन समूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? शैक्षणिक आधार, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार, आर्थिक क्रियाओं का अधिकार, जीवन पर्यंत वीजा की प्राप्ति। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। ठीक है, देखिए
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। योजना के तहत भारतीय प्रवासी को नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी के लिए उपलब्ध अस्थायी निवास का एक रूप है। ठीक है, और जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। और OCI का दर्जा नागरिकता नहीं होती है और यह भारतीय चुनाव में मतदान करने या सार्वजनिक जो पद धारण करने का उन्हें अधिकार नहीं देता। ये समझे इस चीज से। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान की धारा 280 में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए। ठीक है, तो वित्त आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, 2 नहीं। और नेक्स्ट है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद यानी लोकसभा में प्रस्तुत करता है और ये सिफारिशें जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है जिसे राष्ट्रपति को सौंपता है। और आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। तो आयोग सदस्य की नियुक्ति योग्यताओं को निश्चित करने के लिए सांसद पर अधिकृत है। इसमें जो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और यहाँ पे क्या पूछा है, सही नहीं है, ये ध्यान देना है, नहीं तो हम उल्टा ही लगा देंगे। ठीक है, ये पूछा है कि सही नहीं है। तो देखिए ये तो सही है क्योंकि 280 के अंतर्गत उल्लिखित है। और इसमें कौन सा सही नहीं है, एक तो ये बी सही नहीं है और दूसरा कोई जो है ये सी सही नहीं, ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी और सी। ठीक है, बी और सी जो है वो सही नहीं है और ए और डी वो सही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 203 वित्त आयोग का प्रावधान है और वित्त आयोग के अध्यक्ष में अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है और आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। पीढ़ीगत साम्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण ह्रास के बिना विकास, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्ट करना, अनियंत्रित विकास। और 62 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सतत विकास की विशेषताएं। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अनियंत्रित विकास, ये नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए नहीं है बहुत पूछता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत उत्तर लगा के चले जाएं। ठीक है, ये ध्यान आपको जरूर देना है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। BR अम्बेडकर, ग्रेनविल अस्टीन, राजेंद्र प्रसाद, रजनी कोठारी। 63 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ग्रेनविल अस्टीन। अस्टीन ने भारत की संविधान सभा की चर्चा भारत के सूक्ष्म चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम है। क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है। उसके बाद आता है सी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा है कि विकास के कार्यक्रम है, तो ये है कैसे स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, बी है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है फिर सी है। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये सारे आते हैं। तो जैसा कि ग्रामीण रोजगार की क्रैश योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी का आदि पारिश्रमिक वृद्धि बुनियादी ढांचा का विकास कार्यक्रम है। 65 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना। तो कौन चुनावी वाद विवाद के विषय है। और 65 का राइट ऑप्शन क्या है, सी है, ए बी और डी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन विवाद का विषय है। लोग कहते हैं कि वो वाला होना चाहिए जो जैसे पर्चा वाला, मुहर वाला। ठीक है, और बी है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी एक चुनाव होना चाहिए सिर्फ। और तीसरी चौथी बात है कि 2 बच्चों वाली मामला। ठीक है, बाकी ये तो है ही है।
कि दो ही बच्चे हों उसके मानक को तय करना, प्रारंभ करना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बच्चे तो बहुत ज्यादा लोगों के हैं, तो ये बहुत सारे लोग वंचित ही हो जाएंगे। तो 65 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ए, बी और डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने दी आर्ट ऑफ वार लिखी है? हॉब्स, मैकियावेली, माओ, रूसो। और 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकियावेली ने लिखी है। और मैंने जो सुबह के क्वेश्चन पढ़ाती हूँ उसमें मैंने पढ़ाया भी है। विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रमानुसार विकसित किया। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति तथा संदर्भ पर बल, पर्यावरण, नारीवाद, इको फेमिनिज्म पर बल। यानी ठीक। और 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी क्रम वाइज है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव, ठीक है, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, चुनाव आयोग के पास चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जैसा कि है अंतर्गत। और ऐसा विधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और निश्चित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है, और जिनका निर्धारण राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे किसी कानून के अधीन होगी जो उस संबंध में संसद राष्ट्रपति की ओर से बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना, सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, और कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। और 69 क्वेश्चन है, उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विषय नहीं है पूछा, ये केंद्रीय विषय नहीं है, तो ये नहीं है। एक बार पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट है, हन्ना आरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। द ओरिजिन ऑफ टेलीलिटरेसी, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेगुलेशन, ऑन वायलेंस। और 70 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ, पहले नंबर पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा द ह्यूमन कंडीशन, फिर ऑन रेगुलेशन, फिर ऑन, ये पूरा ए, बी, सी, डी हो जाएगा, ऑप्शन ए की हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है इनका। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, देखिए ये आसान क्वेश्चन हमेशा पढ़ाया जाता है, पढ़ते आप, लेकिन आसान क्वेश्चन की वजह से हम कभी कभी गलती कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। तो समाजवादी पंथ, निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया। पता नहीं कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, धर्म जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, विविधक संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति, जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए। और जैसा कि भारत में श्रमिक आंदोलन इनके शिकार होते हैं, कम सदस्यता, पैसों की कमी, संघ की बहुलता, श्रम के विभिन्न वर्गों के लिए विविध संगठनात्मक संरचनाओं की उपस्थिति, ठीक है। और 72 का राइट ऑप्शन सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? पालने से कब्र तक कल्याण, न्यूनतम राज, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की बात की जा रही है, और आधुनिक उदार न्यूनतम राज्य पहलू में विश्वास नहीं रखता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाला विचारधारा स्कूल है? ऑस्टिन स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यूयॉर्क स्कूल। तो नीचे दिए विकल्पों में से उत्तर चुनना है, और 74 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ऑस्ट्रियन और शिकागो। नेक्स्ट है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन पढ़ते हैं, भारत वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प ही देख रखे। आर है, भारतीय परमाणु नीति उसके वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका
ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही और उसकी व्याख्या है सही। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, ये भी अभिकथन वाला है, तो पढ़ते हैं। अभिकथन पढ़ते हैं कि जॉन लॉक स्वतंत्र व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। और ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या ये नहीं है तो दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं बता रहा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन होता है करने में। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? जो हम अंतरराष्ट्रीय वाला पढ़ रहे हैं यूनिट 5 वाला, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है और उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समय स्थिति का प्रयोग होता है और संरचना और प्रकारवाद पर बल दिया जाता है, निर्णय प्रकारों को अधिक महत्व दिया जाता है। 77 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ए और बी है, ए और बी। ठीक है, 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो कौन से प्रकाशन और वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है? और 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन इसका डी है, डी ए सी ए डी ए बी। ठीक है, इस तरीके से एक बार मिला लीजिएगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है। और सरकार के स्वरूप है, अनिवार्य विशेषताएं, मंत्रिमंडलीय सरकार, अध्यात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, यहाँ शक्तियों का वियोजन, सामूहिक उत्तरदायी, शक्तियों का केंद्रीकरण और शक्तियों का विभाजन। तो ये सब तो खैर आसान क्वेश्चन है। देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये हो जाएगा। अध्यात्मक जो सरकार है, शक्तियों का विभाजन, ये इस तरीके से हो जाएगा। संघात्मक सरकार है, इसमें क्या होता है जो है संघात्मक सरकार में नहीं सही, इसमें शक्तियों का वियोजन, हाँ ठीक है, ये संघात्मक में हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। और एकात्मक में क्या हो जाएगा? शक्तियों का जो है एक मिनट, मंत्रिमंडलीय, ये हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, ये तो हो गया। ये अध्यात्मक जो सरकार है हो जाए शक्तियों का वियोजन, ये हो गया। फिर संघात्मक जो सरकार है, शक्तियों का विभाजन, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से होगा एकात्मक सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का 3। नेक्स्ट है, निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, खोज के केंद्र की परिभाषा, सिद्धांत निर्माण। और 80 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन इसका सी है, ए बी और सी। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से पहुंच करके जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है एक अभिकथन का, तो अभिकथन पढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे का आलोचक थे और अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां और न ही कार्यकारी शक्तियां हैं। और 81 क्वेश्चन है जो है कारण और कथन के रूप में, तो ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी? विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय में 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं। फिर 8 में शांति बहाली, फिर उसके बाद है 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन। ठीक है, फिर 9 में है राज्यों में आर्थिक सहयोग संबंधित है। और 82 का जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी ए और सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के नियम निम्नांकित में से कौन से सही है? भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 2017 में श्रीलंका के हटनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। और भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी एसपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। और मालदीव के अब्दुल्ला यामीन 2013-18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। और 83 क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसका राइट ऑप्शन बी है, ए और सी, यानी ए सी और ए, यानी भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हस्ताक्षर किया है। और उसके बाद सी है 2011 में अफगानिस्तान के साथ
समझौता रणनीतिक भागीदारी समझौते एसपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है? धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल घोषणा की पुष्टि करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना। लोकसभा के एकमेव अधिकार है। 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और सी। यानी धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण है और उसके बाद है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? और अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। और श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। 85 क्वेश्चन है और 85 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रिनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी? गॉर्डन टूलॉक, ओसबोर्न और गिबलर, पिपनर और प्रेस्थस, रॉबर्ट टेनहार्ट। और 86 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ठीक है, इन्होंने लिखी है ओसबोर्न और गिबलर। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। बी है, धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। आज जो आपको वीडियो देखने को मिली होगी यूनिट 5 की, इसके बारे में बात की गई है, अर्ध परिधि और ये सब चीजें। और इसमें खिलाड़ी, रणनीतियां, नियम और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। और ये राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण है। ठीक है। और 87 का जो राइट ऑप्शन है ए और बी है। यानी कौन सा है? ये तो मार्क्स धन संचय के विचार से प्रभावित है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत, और दूसरा है धन संचय के आधार पर, ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? ये है यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति, बी है साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना वृद्धि, और सी है भारत की विदेश नीति, और डी है जापान की विदेश नीति। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 88 का ए हो जाएगा, ए और बी, यानी यूरोपीय शक्तियों कमजोर स्थिति और बी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना वृद्धि। पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, भारत में हिंदी की प्रतिशत वृद्धि करना, मनुष्य की गरिमा, वर्णाश्रम अवस्था। 89 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य की गरिमा के बारे में। देखिए, पेरियार ईवी रामास्वामी ने मानवीय गरिमा के पक्ष में तर्क दिया है। और वेंकटप्पा के प्रोफेसर रामास्वामी पेरियार या थंथई पेरियार के रूप में थी, और जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की। तो ठीक है, मनुष्य की गरिमा के बारे में बात की है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? आमंड और कोलमैन, आमंड और पावेल, ह्यूम हेगले, जिन ब्लंडेल। और 19 क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें इस बुक में नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसे देखना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि किसने हित अभिमुखीकरण प्रकारों और अन्य अपमानित प्रकारों में भेद किया है। तो ठीक है, तो आमंड और पालवेल होना चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर किसी को ये कंफर्म हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को पता चल जाए। नेक्स्ट है, अन्य अनेक क्षेत्रों की तरह मार्क्स ने महिलाओं के विषय में भी हीगल से प्रारंभ किया। और हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं में अपेक्षाकृत कम तार्किक योग्यता होती थी और पुरुष तथा महिला प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय। और मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति भूमिका, ये 91 से 95 तक ये पेशेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको ये पढ़कर अच्छी तरीके से उत्तर इसका देना है। और समाजवाद, नारी को मुक्ति प्रदान, जर्मन आइडियोलॉजी तथा कैपिटल, तो काफी बड़ा ये है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंजिल्स ने अपनी कृति ओरिजिन में प्रतिसत्तात्मक सत्ता के उद्भव का भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नारी की अस्तित्व का संबंध, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ये आपको देखिए 1845 मार्च ने परिवार और विशिष्ट, इसको आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको करना है। अगर आप नए हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से इसे पढ़ें,
क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से इसे पढ़ा, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक बार इसे पढ़िए, फिर पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद इसको पढ़िए, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर यही क्वेश्चन ही देख रहे हैं। पहले आप इसको पढ़ लीजिए एक नजर, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए, फिर उसको देखिए। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है कि आपके 5 क्वेश्चन है, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो है एनडीए या जो भी जांचते हैं तो वो अपनी तरफ से कर लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 आपके सही हो जाएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से किया। और बहुत अच्छा रहा तो 5 भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको 5 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 10 नंबर पक्के हो गए, जहाँ एक एक दो दो नंबर से नहीं हो पाता है या जेआरएफ रह जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? वर्ग विशिष्ट श्रम का विभाजन, सामान्य मुक्ति। और ये भी नहीं जो क्वेश्चन दिया हमें उसके आधार पर करना है, क्या कार्ल मार्क्स ने क्या सही उसमें हमें इसमें देख के करना है, इसमें क्या है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स तो नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? अब हम थोड़ा सा इसे देखेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ तो हीगल की ही बात की गई, मार्क्स नहीं आया। मार्क्स ने महिलाओं की भूमिका तथा स्थिति के बारे में अधिक नहीं कहा है, और उन्होंने पक्का मान लिया था कि समाजवाद नारी को मुक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की है, इन्होंने कहा कि वो मुक्ति करेगा, तो इसका जहां तक 91 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, पढ़ लिया हमने, देख लिया, उस हिसाब से इसका सी बैठ जाएगा। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो हमने पढ़ा था, और वो हीगल के प्रति मिलता है, क्योंकि हीगल की बात हम देखिए, आप एक बार देख ले। आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको तभी समझ में, पहले आप पढ़ते रहिए, एक नजर पढ़िए फिर करिए। देखिए आप यहाँ हीगल के बारे में पढ़ेंगे तो हीगल महिलाओं को कमतर मानता है। ठीक है, इसी से आपको देख के समझ में आ गया कि ये जो है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर दूसरा है एंजिल की पुस्तक ओरिजिन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, और एंजिल की पुस्तक जो ओरिजिन का पूरा नाम, तो हम यहाँ के एक बार फिर चलेंगे इसमें, और 93 क्वेश्चन में, और हम देखते हैं। ठीक है, अब आप फिर देखिए इसको, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और जो पेपर होगा। ठीक है, एंजिल की बात कहाँ की गई है? तो एंजिल ने अपनी कृति ओरिजिन में प्रतिशत सत्ता की। ठीक है, इसमें देखिए पूरी पुस्तक इसमें नहीं लिखा है, तो ये तो आपको पुस्तक थोड़ा सा अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली होली नहीं, ये तो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको जैसे पूरी पुस्तक याद हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि जो है पुस्तक इसकी जो है ये है, ऑप्शन डी है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, फिर आ जाता है मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संदर्भ में सामान्य समझ क्या है? वर्ग विभाजन के कारण मैंने निम्नतर दर्जा। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति विशेष समाजवाद से बाहर नहीं किया, महिलाओं की स्थिति बहुत कम समझी थी। ठीक है, और जैसा कि इसमें राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना समाजवाद की बात उसमें, कि समाजवाद से बाहर नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति निर्धारण परिवार की किस प्रकृति द्वारा किया? शैक्षणिक, ऐतिहासिक, परिवार किया है, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो 95 हमने देखा था कि परिवार की तुलना जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति के अंदर जब परिवार के ऐतिहासिक परिवेश की प्रकृति से लगाया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से देखिए ये भी क्वेश्चन है 96 से 4 जो है 100 तक, ये भी क्वेश्चन इसी पे आधारित है। ठीक है, तो इसे भी आप जरूर इन सबकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, फिलहाल हम यही पे वीडियो खत्म करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो एक बार मैं आंसर जरूर बता देती हूँ इसके, जिसका आपको अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ के मिला लें। तो 96 का जो है डी है, पोखरण सेकेंड नंबर की प्रश्न देखिए, जनरल उस पे है ये। और ये है 97 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि जियो ने भारत सरकार द्वारा पीएचयू कार्ड जारी करने का विचार किया। ठीक है, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन का कार्य रहा है, क्या रहा है? 98 का ऑप्शन डी है, भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुख्य हितों का प्रतिनिधित्व करना है। ये भी देखिए पढ़ के ही करना है आपको। और 99 जो है वो ये हो जाएगा, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां। सब आप पढ़िए और अच्छे से करिए। और 100 इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? और ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी, यूएसए के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। तो अमेरिका नीति निर्माण को भारत के हित में प्रभावित करना इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य है। और 100 क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए इसमें 2 पार्ट में। और वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।